तो अब लाइव क्लास की तरह ही पढ़ेंगे। नाउ सी दैट हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बेटा? लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि डैम्पिंग क्या होता है ना। और डैम्पिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आई हैव टोल्ड यू कि अगर हम बेसिक वेरिएशन देखें तो मान लेते हैं हमारे लिए ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। अब अगर हम यहां पर एम्पलीट्यूड का वेरिएशन देखें तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन कैसा होता है बेटा? द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड is somewhat like this. आवाज आ रही है बेटा? नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आदित्य का मैसेज आया कि वी कैन, अच्छा वी कैन हियर यू, वी कैन नहीं। ठीक है, तो जो वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है वो हमने देखा कि किस तरीके का होता है। और जो पार्टिकल वाइब्रेशन होता है, द पार्टिकल वाइब्रेशन इज इन दिस मैनर। तो पार्टिकल जो है वो इस तरीके से ऑसिलेट करता है। एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हम कैसे लिखते हैं? लास्ट क्लास में बताया था बेटा, ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ बी बाई 2m इंटू टी। यही था ना? एम्पलीट्यूड ऐसे ही रहता है ना? तो ये जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है वो कैसा वेरिएशन है बेटा? दिस इज एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट। और जब एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट होता है तो उस कंडीशन में हम इसको लॉग के टर्म्स में देख सकते हैं। और लॉग के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे भाई? ln a डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ बी टी अपॉन 2m। और नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2m, और नेचुरल लॉग ऑफ e हो जाता है 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 2m अपॉन b नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो हम टाइम के लिए डैम्पिंग में यूज करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आगे यहां से हमको फर्दर चीजों को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये चीज तो आपने नोट कर ही लिया था बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेट अस मूव ऑन टू सम प्रॉब्लम्स। राइट डाउन अ क्वेश्चन। The amplitude of vibrations becomes 1/3 in 2 minutes for an oscillation. What will be the time when amplitude becomes 1/27th of initial amplitude?
Try out the question. सर हाँ बच्चा, सर आप एक बार ना रिपीट कर दो क्वेश्चन को क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा। amplitude of vibrations becomes 1/3 in 2 minutes for an oscillator. What will be the time when amplitude becomes 1/27th of initial amplitude? ओके सर। ठीक है, तो 2 मिनट में क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि अगर हम 2 मिनट्स की बात करें तो एम्पलीट्यूड जो है वो कितना हो जाता है बेटा, A0 से A0/3 हो जाता है ना। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में, मान लो t टाइम हमने मान लिया, एम्पलीट्यूड कितना हो जाना चाहिए बेटा, 1/27 टाइम्स, मतलब A0/27 हो जाना चाहिए। तो आपको ये t टाइम निकालना है। Now tell me how will you calculate this t time? अच्छा देखो, ये जो सिचुएशन है डैम्पिंग की, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट, जो चीजें हम यहां यूज कर रहे हैं, आप इसको अलग से नोट लेकर के लिख सकते हो और ध्यान रख सकते हो कि जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट वाली चीजें हैं वो कहां कहां एप्लीकेबल है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट कहां कहां एप्लीकेबल है, मतलब जहां जहां एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट एप्लीकेबल होगा वहां वहां हर जगह पर सेम ही अप्रोच रहेगी। जो हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं वही अप्रोच हर जगह अप्लाई होगी। तो इसके लिए हमें बस बेसिक ध्यान रखना है कि अच्छा ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट होता कहां कहां है, उन सभी जगह पे हम क्या करेंगे, हम एक ही मेथड अप्लाई करेंगे जो यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो कहां कहां होता है एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट? सबसे पहला तो अभी हमने जो पढ़ा है, दैट इज वेयर डैम्प्ड ऑसिलेशन। सेकंड कहां पर होता है बेटा? सेकंड ये होता है जहां पर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की बात करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में भी आपको इसी तरीके का फॉर्मूला मिलेगा, ये ध्यान रखें, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी भी जहां पर आएगी कि मतलब एक एटम डिसइंटीग्रेट होता है, आई सपोज आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि एक एटम डिसइंटीग्रेट होता है, इतना हाफ लाइफ है, तो बताओ कितने टाइम बाद ये इतना हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक रेडियो एक्टिविटी वाला सिचुएशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में? हाँ जी, प्लस 2 में पढ़ा था ना। तो ये जो चीजें हैं ये सब जगह पर हमारा कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। तो अब जैसे हमको यहां पर देखना है तो हम क्या कहेंगे भाई, देखो T इज प्रोपोर्शनल टू, हम सीधा सीधा बोलेंगे क्योंकि 2m/b जो है वो तो कांस्टेंट है, डैम्पिंग फैक्टर चेंज हो नहीं रहा, पार्टिकल का मास चेंज हो नहीं रहा, तो इसका मतलब 2m/b तो कांस्टेंट है। तो T इज प्रोपोर्शनल टू होगा नेचुरल लॉग ऑफ A0/A। ठीक है ना। जब भी हम टाइम निकालेंगे तो टाइम को हम कैसे डील करेंगे, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लॉग ऑफ A0/A। अब यहां पर बात करें तो भाई पहले जो टाइम था, कितना टाइम था बेटा, 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स में एम्पलीट्यूड कितना हो रहा था, 1/3। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, कैन आई राइट इट एज T1/T2 is equal to natural log of A0/A1 divided by natural log of A0/A2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? यस सर।
है ना। अब T1 आपने को कितना दिया है 2 मिनट्स, और A1 कितना दिया है A0/3, T2 कितना दिया है अपने को कैलकुलेट करना है, और A2 कितना दिया हुआ है A0/27। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा बेटा आपको, यू विल गेट इट एज 2 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A0 अपॉन, पहला कितना था बेटा A0/3, है ना, डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ A0 अपॉन A0/27। एनी इश्यू विद दिस? नो सर। अब बताओ ये कितना बचेगा बेटा नेचुरल लॉग 3, ये कितना बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ 27। तो ये वैल्यू हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 27। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3⁻3। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, दिस वैल्यू विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 3⁻3। और पावर अगर है तो वो क्या होता है, पावर हमेशा बाहर आ जाता है कि नहीं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2/t इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ यहां से टाइम कितना होगा बेटा, द टाइम विल बी 6 मिनट्स। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन को। ये तो नॉर्मल अप्रोच था, इसमें हमने थोड़ा सा सिचुएशन को मॉडिफाई करें तो हम चीजों को वर्बली भी कर सकते हैं। तो लेट अस सी इट एज कि हम इसी सिचुएशन को कैसे चेक करेंगे। देखो मान लो कोई भी टाइम पर लेट अस से T1 टाइम है, T1 टाइम पर एम्पलीट्यूड x टाइम हो जाता है, ठीक है ना। और T2 टाइम पर जो एम्पलीट्यूड है वो A0 अपॉन x⁻n टाइम्स हो जाता है। मतलब मान लो पहले हाफ था, बाद में 1/8 हो गया, तो 1/8 होने का मतलब क्या हुआ बेटा 1/2⁻3 टाइम्स हो गया। 1/8 का मतलब यही हुआ ना। तो अगर कोई भी जो एम्पलीट्यूड है वो nth पावर से चेंज हो रहा है तो टाइम में क्या चेंज आएगा, अगर हम इस चीज को रिलेट कर लें तो हमारे लिए प्रॉब्लम और सिंपल हो जाएगी। तो अब देखो यहां पर देखो आई कैन से इट एज, यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A0 अपॉन A0/x⁻n अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ A0 अपॉन A0/x. What we will get it as, this is equal to n times, और ये वैल्यू आ जाएगा ln x, और ये डिवाइडेड बाय भी आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, विच इज कैंसिल आउट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ T2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ T1। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कभी भी एम्पलीट्यूड किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू का nth पावर डिक्रीज होता है तो टाइम कितना हो जाता है बेटा, टाइम n टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम हो जाता है। मतलब अगर मैं आपको सिंपली अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूं, और लेट अस गो अहेड विद द प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड पे ही देखो, प्रीवियस स्लाइड में क्या क्वेश्चन था कि ये कितना हो रहा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हो जा रहा है
1/3 इन 2 मिनट्स। अगर एम्पलीट्यूड 1/3 है 2 मिनट्स में, तो बताओ 1/27 कितने में होगा? तो 1/27 का मतलब क्या लिखोगे बेटा? हम सीधा सीधा बोल सकते हैं 1/3 की पावर 3 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो मतलब जो एम्पलीट्यूड है कितना पावर डिक्रीज हो गया? 3 पावर डिक्रीज हो गया। तो टाइम भी क्या हो जाना चाहिए? टाइम शुड बी 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम, दैट इज 2 मिनट्स। कितना हो गया बताओ टाइम? 6 मिनट्स हो गया। यही आ रहा है ना आंसर? Yes, sir. समझ में आया? तो जितने भी इस तरीके के प्रॉब्लम है, उनमें सिर्फ हमें एक चीज चेक करनी होगी, और वो क्या चेक करनी होगी? वी विल ऑलवेज चेक कि जो भी एम्पलीट्यूड है वो कितनी पावर से चेंज हो रहा है। इफ एम्पलीट्यूड चेंजेस बाय nth पावर ऑफ इनिशियल वैल्यू, इन दैट केस टाइम विल बिकम n टाइम्स। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. तो इसको एज अ नोट लिख लीजिए। इट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर यू पीपल। नोट करके लिख लो इसको। राइट डाउन। इफ amplitude decreases by some fraction in t time, then amplitude will decrease by nth power of that fraction in nt times। ठीक है? कहीं पर भी अगर एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन हो रहा है, कोई फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है इन टी टाइम, तो वो एन टी टाइम्स में कितना हो जाएगा? एन पावर ऑफ दैट फ्रैक्शन विल चेंज। इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. तो बताओ मुझे, फिर मैं अगर आपसे पूछूं, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि लेट अस से, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन। Yes, sir. The amplitude in a damped oscillation, the amplitude in a damped oscillation becomes 1/64 times in 28 minutes. Then in how much time the amplitude of oscillation will decrease by 3/4 of initial amplitude, will decrease by 3/4 of initial amplitude. Tell me.
इतना टाइम लगता है क्या? अभी मैंने आपको क्या बताया था बेटा? 1/64 हो रहा है कितने टाइम्स में बेटा? 28 मिनट्स में। ठीक है, ये 1/64 टाइम्स ऑफ ए नॉट। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम में ये जो एम्पलीट्यूड है वो 3/4 ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड से डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? कितना हो गया? ए नॉट पहले था और उसमें से 3/4 ए नॉट डिक्रीज हो गया। तो बताओ ये कितना बचा बेटा? ये बचा ए नॉट अपॉन 4। और ये जो ए नॉट अपॉन 4 है ये कितने टाइम में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ आप क्या लिखोगे? इस 1/64 को क्या हम ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर 3 ए नॉट। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस सर। तो अगर देखो ए नॉट बाई 4 टी टाइम्स में हो रहा है तो 1/4 की पावर 3 ए नॉट कितने टाइम्स में होगा बेटा? बोलो कितने टाइम्स में होगा? अगर ए नॉट बाई 4 3 टाइम्स में हो रहा है तो इसकी पावर 3 कर दें तो कितने टाइम्स में होगा बेटा? 3t टाइम्स में। पावर जितने से चेंज हो रही है, पावर की वैल्यू जो आ रही है, टाइम उतने ही टाइम्स पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लगना चाहिए? इसमें टाइम लगना चाहिए 3t। और ये 3t की वैल्यू किसके बराबर दी है आपको? 28 मिनट्स के बराबर दी है। तो 3t अगर 28 मिनट्स है इसका मतलब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t की वैल्यू हो जाएगी 28/3 मिनट्स। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। सिर्फ एक का ही यस सर क्यों आता है? बाकी लोगों को क्या मतलब एक को ही समझ में आ रहा है? गुरनाज तुम्हारी तो आवाज सुने जमाना हो गया, वरना हिमाचल में पहाड़ियां देख रही है। सर वो मैं तो सीआईडी पे वो लॉगिन कर रही थी लेकिन हो ही नहीं रहा था। तो मैं मुझे पता नहीं क्लास कब है। मैं आनंद सर से बार बार पूछ रही थी कि क्लास कब है, उन्होंने बताया नहीं कि दूसरी आईडी पे है। अच्छा, हाँ जी। नहीं मेरी क्लास तो पहले भी इसी आईडी पे हुई थी ना बेटा, के दूसरी पे हुई थी? दूसरी पे सर। अच्छा, अर्शिया बेटा तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो दूसरा क्वेश्चन पूछे, बता दोगे? यस सर। तो बताओ अगर एम्पलीट्यूड 5 मिनट में ए नॉट बाई 2 हो जाता है तो बताओ कितने टाइम में एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई 32 हो जाएगा? जल्दी एवरीवन। पांच मिनट में कितना हो जाता है? ए नॉट बाई 2 हो जाता है। तो कितने टाइम में ए नॉट बाई 32 हो जाएगा? सिंपल 25 मिनट्स। 1/32 को हम क्या लिखेंगे बेटा? 1/2 टू द पावर 5। तो पावर अगर 5 हो गया तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा? 5 टाइम्स हो जाएगा। मतलब टाइम कितना हो जाएगा बेटा? टाइम विल बिकम एज 5 इंटू इनिशियल टाइम कितना था? 5 मिनट बोला था ना, तो ये हो जाएगा 25 मिनट्स। समझ में आया कि नहीं? तो डैम्पिंग वाले क्वेश्चंस अब आप कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा डैम्पिंग वाले क्वेश्चंस में? सर एक बार ना ये वाला बता दो दोबारा, 28/3 मिनट्स वाला। भाई देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/64 हुआ 28 मिनट्स में, तो 3/4 ए नॉट से डिक्रीज होना कितने टाइम में होगा? तो डिक्रीज होने का मतलब हमें तो ये निकालना है फाइनल बचा कितना है। ठीक है, डिक्रीज कितना भी हो रहा है तो हमें फाइनल निकालना होगा बचा कितना है। कितना बचा? ए नॉट माइनस 3/4 ए नॉट, मतलब ए नॉट बाई 4 बचा। तो देखो अगर ए नॉट बाई 4 टी टाइम्स में होगा तो मैं अगर आपसे पूछूं ए नॉट बाई 64 कितने टाइम्स में होगा? 3t में। तो 3t की वैल्यू आपको कितनी दी है? 28 तो t कितना होगा? 28/3 समझ में आया?
जी सर। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको डैम्पिंग का। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट सिचुएशन। ओके सर। पुट द नेक्स्ट हेडिंग इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग हमने समझ लिया कि डैम्पिंग में क्या होता है, एक फोर्स हमेशा कंटिन्यूअसली लगता रहता है, और वो कौन सा फोर्स होता है, वो एक डिसिपेटिव फोर्स होता है। डिसिपेटिव फोर्स का मतलब हम सभी समझते हैं। डिसिपेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, एनी सच फोर्स विच इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग द एनर्जी। और एनर्जी जो डिक्रीज कर रहा होगा वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो हमेशा नेगेटिव वर्क कर रहा होगा। नेगेटिव वर्क करने कब होता है बेटा, वर्क डन हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए नेगेटिव वर्क करने का मतलब है कि जो फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लग रहा होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो डिसिपेटिव फोर्स जब भी मैं बोलता हूं आपके दिमाग में क्या आएगा, एनी फोर्स इज डिसिपेटिव, डिसिपेटिव फोर्स। इस फोर्स का मतलब आपके दिमाग में 3-4 बेसिक पॉइंट्स आएंगे डिसिपेटिव फोर्स के लिए। सबसे पहला चीज क्या, सबसे पहला पॉइंट तो आएगा कि ये जो फोर्स है दिस डिक्रीजेस एनर्जी। ये एनर्जी को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहेगी, इसीलिए इसको डिसिपेटिव बोलते हैं, है ना। दूसरा चीज, अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो ये फोर्स वर्क कैसा कर रहा होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। तो वर्क डन इसका कैसा होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और थर्ड थिंग, अगर वर्क डन नेगेटिव है इसका मतलब जो है फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फोर्स डायरेक्टेड अपोजिट टू वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स वेक्टर है वो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। तो डैम्पिंग में क्या होता है, एक डिसिपेटिव फोर्स लगता है और ये कंटिन्यूअसली लगता है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमेशा यही होगा। कोई भी आप ऑसिलेशन लोगे उसको अगर आप रिलीज कर दोगे तो वो क्या होगा, वो धीरे 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 करके बाद में रुकना ही है, क्योंकि डिसिपेटिव फोर्स तो लगता ही लगता है। लेकिन अब अगर हम ऐसे देखें तो इस हिसाब से तो कोई भी ऑसिलेशन कभी मेंटेन होगा ही नहीं, ठीक है ना, कोई ऑसिलेशन कभी मेंटेन होगा ही नहीं। तो फिर हमें अगर मेंटेन्ड ऑसिलेशंस की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर हमें इस फोर्स का कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। डिसिपेटिव फोर्स जो भी है उसका एक तोड़ निकालना पड़ेगा कि भाई किसी भी तरह से ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उस इफेक्ट को हम नलीफाई कर दें। और अपन जानते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो फोर्स लग रहा है जो एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जो एनर्जी को इंक्रीज करे। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। है ना। तो ऐसे ऑसिलेशंस जिनमें हम एक एडिशनल फोर्स अलग से लगाते हैं ताकि वाइब्रेशंस मेंटेन हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, और इसको हम मेंटेन्ड वाइब्रेशंस भी बोलते हैं। We also call it as maintained vibrations, maintained oscillations, है ना। तो maintained oscillations या forced oscillations का मतलब क्या हुआ बेटा, सबसे पहला चीज तो यह है कि अगर कोई भी forced oscillation की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर an additional force will be applied, additional
force will be applied to maintain the oscillation. ये फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं बेटा? टू मेंटेन ऑसिलेशंस. एनी प्रॉब्लम इन दिस? अब देखो, इसको हम क्या करें, हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. और एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं? आप सभी लोगों ने एक काम बचपन से किया होगा, झूला तो झूले ही होगे. हाँ जी सर. देखो, ये सबसे ज्यादा झूली है, वरना हाँ देखो, झूला झूले हो ना, तो झूला में क्या होता है, अगर आप झूले पे बैठे हो, झूल रहे हो, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद झूला अपने आप रुक जाएगा. रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो हम क्या करते हैं, अगर आपको बोला जाए नहीं भाई ऐसा किया जाएगा, जिसका झूला रुक जाएगा उसको झूले से उतार दिया जाएगा, दूसरा बैठ जाएगा, तो बताओ फिर आप क्या करोगे? अगर ऐसा रूल बना दिया जाए गेम में, 4-5 लोग झूला झूलने के लिए खड़े हों, तो आप क्या करोगे? बोलो. हम ना नीचे पैर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे. वेरी गुड. आप क्या करोगे भाई? प्रैक्टिकली आप क्या करते हो? आप नीचे पैरों से धक्का देते हो. पैरों से जैसे ही धक्का देते हो तो फिर आप वापस से उस ऑसिलेशन को मेंटेन कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? तो आप देखो क्या कर रहे हो बेसिकली बेटा, आप उस झूले के जो ऑसिलेशंस हैं, जो पहले डैम्प्ड हो रहे थे, जिसमें डैम्पिंग फोर्स लग रहा था, एयर का रेजिस्टेंस और बाकी सारे रेजिस्टेंस, उन फोर्सेस को के अलावा आपने क्या किया, एक एडिशनल फोर्स ग्राउंड से सपोर्ट के फॉर्म में ले लिया, और उसकी वजह से क्या हो गए, उसकी वजह से ये ऑसिलेशंस मेंटेन्ड हो गए. ये फोर्स वाइब्रेशन ही तो है, ये मेंटेन्ड वाइब्रेशन ही तो है. तो मेंटेन्ड वाइब्रेशन में हम क्या करते हैं, एक एडिशनल फोर्स जो कि सपोर्टिव फोर्स होता है उसको ले लेते हैं. इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? यस सर. तो अब देखो, जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी डैम्प्ड वाइब्रेशन की, वो क्या पढ़ी थी बेटा? डैम्प्ड वाइब्रेशन में जो फोर्स था, नेट फोर्स, वो क्या था बेटा? -kx और -b इंटू v. यही था ना बेटा? कुछ याद है? यही था ना? तो फोर्स ये था, और हम कह रहे हैं कि एडिशनल फोर्स अब हम और लगाएंगे, लेकिन वो फोर्स क्या होगा? वो इस फोर्स को सपोर्ट कर रहा होगा कि इसको अपोज कर रहा होगा? बताओ. अपोज कर रहा हूँ. अच्छा, इसको अपोज कर रहा होगा. नहीं है तो फिर वो हो गया ना डिसिपेटिव वाला. हाँ, तो ये डिसिपेटिव नहीं है, डिसिपेटिव तो -b इंटू v है, डैम्पिंग. ओके, तो है ना? अपोज तो क्या कर रहा होगा, इस डिसिपेटिव फोर्स को अपोज कर रहा होगा, मतलब नेट फोर्स को सपोर्ट कर रहा होगा. तो I'll say it as प्लस, अगर हम F0 लिख दें, तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इस फोर्स की वजह से वाइब्रेशन मेंटेन्ड हो रहा है. अब जरा इस फोर्स के बारे में भी समझते हैं, और फिर से हम उसी एग्जाम्पल पे जाते हैं, जिस एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने ये पढ़ा था उस एग्जाम्पल में कि जब हमको फोर्स लगाना होगा, मतलब मेंटेन करने होंगे ऑसिलेशंस को, तो हम जमीन से एक फोर्स लगाएंगे. बेटा वो फोर्स कंटिन्यूअसली लगाते हो क्या आप? नो सर. आप यहां से स्टार्ट करें, मान लो ये झूला का सिचुएशन है, आप यहां से स्टार्ट करें, यहां गए, जब लौट के आ रहे होते हो तो एक बार झटका देते हो, यही करते हो ना? यस सर. फिर आप वहां पहुंच गए, फिर से आपने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, यहां आए, फिर से झटका दिया, फिर आगे पहुंच गए, फिर से आपने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, वापस यहां आए, फिर झटका दिया, फिर आगे बढ़ गए. तो ये सिचुएशन चलती है. मतलब अगर हम बात करें उस फोर्स की, तो वो फोर्स एक फिक्स इंटरवल के बाद लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस और सर. कोई भी चीज एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर अपने आप को रिपीट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट एज? उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक सिचुएशन. पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल. ठीक है? तो जो भी हम फोर्स लगाते हैं, ये जो फोर्स है F0, ये F0 फोर्स कैसा होना चाहिए?
दिस फोर्स शुड बी पीरियोडिक फोर्स। कैसा फोर्स होना चाहिए बेटा? पीरियोडिक फोर्स। समझ में आया कि नहीं? तो जब भी हमें वाइब्रेशंस को मेंटेन करने हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक पीरियोडिक फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये पीरियोडिक फोर्स इन वाइब्रेशंस को मेंटेन कर जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर ये पीरियोडिक फोर्स हमने लगाया, वाइब्रेशंस मेंटेन हो गए, नॉर्मली जो पीरियोडिक सिचुएशन है उनको मैथमेटिकली हम साइन और कॉस के टर्म्स में डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये जो फोर्स है, इस एफ नॉट को हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लिख देते हैं सम वैल्यू मैग्नीट्यूड, लेट अस से एफ एम लिख देते हैं फॉर मेंटेन्ड वाइब्रेशन। एफ एम कॉस और साइन, मैंने कॉस ले लिया, ओमेगा एफ इंटू टी प्लस 5। ठीक है? तो हम एक ऐसा फोर्स लगाते हैं जो कि इस पीरियोडिक होता है। अब ये फोर्स पीरियोडिक है कि नहीं है? ये पीरियोडिक भी है, और जब ये फोर्स हम यहां अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगे? मेंटेन्ड हो जाएंगे। तो भाई दूसरे की चाल आएगी ही नहीं, आप ही झूलते रहोगे झूला, है ना? तो इतना चीज समझ में आ गया ना बेटा? अब ऑब्वियसली इसके आगे की मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़नी। हैव यू नोटेड डाउन, या फिर मैं स्लाइड चेंज करूं या रुकूं? कर दे? नोट कर लिया ना बेटा? यस सर। चलो, तो अब अगर हम यहां पे बात करें तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा? देखो सिंपली जो भी फोर्सेस हैं, वो जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड मेंटेन हो जाते हैं, है ना? और एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू सम वॉट ए नॉट डिवाइडेड बाई सम कांस्टेंट रूट ओवर ओमेगा डी माइनस ओमेगा एफ स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस b by 2m to the whole square। somewhat like this। अब ये जो वैल्यू है बेटा, इस चीज को आपको ध्यान रखना। ये वैल्यू मैंने मैथमेटिकली इसलिए लिखी, आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं आता है इससे। ये मैं आपको बेसिक नेचर समझाने के लिए लिखा हूं कि अगर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड का सिचुएशन इस तरीके का आएगा। इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन के हिसाब से देखो, ओमेगा डी कुछ याद है आपको? ओमेगा डी कितना था? डैंपिंग फ्रीक्वेंसी कितना था ओमेगा डी? ओमेगा डी वॉज b by 2m। ठीक है? सॉरी, ये एक छोटा सा मिस्टेक है, इसको ओमेगा नॉट लिखो, ये है ओमेगा डी b by 2m होल स्क्वायर, ये है ना? तो ये जो सिचुएशन है ये था। अब यहां पर अगर हम वेरिएशन की बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन कैसे होगा जरा इसको समझते हैं। लेट अस से ये हमारे लिए एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे लिए वाई एक्सिस हो गया। अब यहां पर देखो, इन दिस कंडीशन जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होंगे? जैसे जैसे हम इस फोर्स की जो वैल्यू है उसको बढ़ाते जाएंगे, ध्यान देना बेटा, अगर हम इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते, जो ओमेगा एफ मतलब फोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा? ये डिफरेंस कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा?
या सुनो भाई, ए माइनस बी है, जो चीज हम घटा रहे हैं उसको अगर हम बढ़ा दें तो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर कम हो गई तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके की बनती है कि यहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो एक डेफिनेट सिचुएशन से शुरुआत में बढ़ता है और एक कंडीशन पे जाकर के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। इस कंडीशन के बाद जहां पर मैक्सिमम हो गया, इस कंडीशन के बाद अगर हम बात करें तो ये जो सिचुएशन है यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये मैक्सिमम हो गया इस सिचुएशन पे, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो एम्पलीट्यूड है वो फिर से डिक्रीज करने लगता है एंड इट गोज टू 0। तो एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है, दिस इज वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद ओमेगा एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब ये मैक्सिमम कहां होगा, इस चीज को समझें। ये मैक्सिमम वहां पर होगा जहां पर ये वैल्यू क्या हो जाए, दिस वैल्यू हैज टू बी मिनिमम फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम। जब एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करना हो तो इस वैल्यू को मिनिमम करना पड़ेगा, और मिनिमम होने के लिए ये वैल्यू देखो स्क्वायर है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये मिनिमम में क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है। और जब ये मिनिमम होगा मतलब ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एफ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब ओमेगा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या होता है, ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। और जब फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तो एम्पलीट्यूड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड विल बिकम लार्ज। और इसी फिनोमिना को वी कॉल इट एज रेजोनेंस। तो ये जो फिनोमिना है ये हमारे लिए वी कॉल इट एज दिस फिनोमिना एज रेजोनेंस फिनोमिना। तो ये जो फिनोमिना है, रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस का मतलब है कोई भी ऐसी सिचुएशन जब हम किसी भी ऑसिलेशंस में कुछ फोर्स लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं वो फोर्स, मेंटेन करने के लिए वाइब्रेशंस को, लेकिन अगर ये जो फोर्स हमने लगाया है इसकी फ्रीक्वेंसी उस पार्टिकल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली एम्पलीट्यूड्स लार्ज हो जाएंगे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो रेजोनेंस का मतलब है, मान लो कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है, लेट अस से दिस वाइब्रेशन इज देयर, अब मैं इसमें एक एडिशनल फोर्स लगा दूं और ये एडिशनल फोर्स ऐसा हो कि जो फोर्स का फ्रीक्वेंसी है और ये वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो एम्पलीट्यूड क्या होंगे, ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ऐसे समझो, आप लोगों ने देखा होगा अर्थक्वेक आता है तो कई अच्छी अच्छी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है और कोई जर्जर सी पुरानी सी बूढ़ी पुरानी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जैसी की तैसी वैसी खड़ी रहती है। क्यों? सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ऐसा क्यों होता है? अब ये मत बोलना सर जो पुरानी वाली बिल्डिंग है उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट लगा था। बोलो जल्दी बोलो, ऐसा क्यों होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ बिल्डिंग्स जो अच्छी होती हैं वो भी गिर जाती हैं और कुछ बिल्डिंग्स जो बिल्कुल खराब सी होती तब भी बनी रह जाती। हाँ, रेजोनेंस पढ़ा रहे तो फ्रीक्वेंसी मैच से रिलेटेड कुछ तो होना चाहिए।
क्यों जन्नत, ऐसा ही है? देखो बेटा, बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी डिवाइस लेते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब हम किसी भी डिवाइस की बात कर रहे हैं, जो भी आपके सामने जितने भी चीजें दिख रही होंगी, हर चीज का खुद का एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। आप जिस टेबल पे बैठे हुए हो, जिस टेबल पे आप लैपटॉप रख के पढ़ाई कर रहे हो, उस टेबल में भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उस टेबल का भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। आप जिस चेयर पे बैठे हो, उस चेयर का भी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम उस मटेरियल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट एज? नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है या नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हम कहें कि मान लो हमने उस पर एक एडिशनल फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो हर जो मटेरियल है जिसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और फोर्स का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली द एम्पलीट्यूड्स विल बिकम लार्ज। और यही चीज हर जगह होता है जहां पर भी कोलैप्स होता है, जैसे ब्रिजेस कोलैप्स करते हैं या बिल्डिंग्स कोलैप्स करती हैं, तो क्या होता है, जैसे ही कोई चीज, मान लो लेट अस से अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक हैज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, और हर जो बिल्डिंग है जो खड़ी हुई है, उस बिल्डिंग का भी एक अपना खुद का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। इन एनी ऑफ द केस, खुदा ना खास्ता अगर अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, तो माशाअल्लाह तबाह हो जाएगा। क्या होगा? सारी की सारी बिल्डिंग गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस विल बिकम लार्ज। आप अगर बात करो, लेट अस से आर्मी बैकग्राउंड से है कोई? एनीबडी फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड? नहीं? आर्मी में जो परेड्स होती हैं, है ना, मार्च होती हैं, तो सारे के सारे आपने सोल्जर्स देखे होंगे, वो एक बिल्कुल रिदम में चलते हैं। आपने 26 जनवरी की परेड तो देखी होगी ना, तो उसमें लोग बिल्कुल एक रिदम में चलते हैं कि नहीं चलते? तो जब आर्मी की भी परेड हो रही होती है और मान लो बीच में धोखे से कहीं एक ब्रिज आ जाए, तो इट इज ऑलवेज सेड रिलैक्स, मतलब वहां पर जो मार्च है वो नहीं होता। रीजन इज वंस अगेन सिंपल, मार्च का जो भी मार्च हो रहा है, उसमें हर फुट को रखने का एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्चिंग मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज, क्या होगा? ब्रिज विल कोलैप्स। क्यों कोलैप्स हो जाएगा? क्योंकि उसके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे? लार्ज हो जाएंगे। इसलिए इट इज ऑलवेज स्टेटेड कि जो भी आर्मी परेड है, जब वो किसी ब्रिज से क्रॉस करती है, तो इट इज स्टेटेड कि भाई ब्रिज पे आपको मार्च नहीं करना है। अंडरस्टूड और नॉट? तो रेजोनेंस का बेसिक मतलब समझ में आया? इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद लिखो। इसको नोट कर लो, फिर देन राइट टेस्ट। ये जो कंडीशन होगा, ये क्या होगा? आई विल से इट एज दिस कंडीशन इज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एफ। नोट इट डाउन। सर, अगर बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक से कम हुआ तो क्या होगा? तो कुछ नहीं है, मतलब थोड़े बहुत क्रैक्स आएंगे, लेकिन चीजें बढ़ जाएंगी। और अगर बिल्डिंग का ज्यादा हुआ, अर्थक्वेक का कम हुआ? देखो बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया, ओमेगा एफ ओमेगा नॉट से कम होगा तब भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से कम होगा, कम होने पे, है ना, यहां पे। और अगर ओमेगा एफ ओमेगा नॉट से ज्यादा होगा तब भी एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम से कम होगा। तो वाइब्रेशंस तो होंगे ही होंगे, और वो हमेशा मैक्सिमम से कम होंगे। ठीक है? इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ आपके लिए बेसिक मेजर ग्राफ। अब यहां पे सोचो, अगर हम यहीं पर लेट अस से इसी ग्राफ में 2-3 वेरिएशंस देखते हैं। चलो, आपने पूछा है तो इसको और थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। ये ओमेगा नॉट ओमेगा एफ है, ये एक सिचुएशन है। अब मान लो अगर हम डैंपिंग कम करें, डैंपिंग किस पर डिपेंडेंट है? बी पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम डैंपिंग कम करें तो जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा?
उसका वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम अभी भी किस कंडीशन पे होगा? मैक्सिमम अभी भी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एफ पर ही होगा। अगर हम डैंपिंग बढ़ा दें तो क्या होगा बेटा? डैंपिंग बढ़ाने पर आई विल से इट एज ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है मैक्सिमम वैल्यू वो कम होगी, लेकिन मैक्सिमम जहां पर होगी वो कहां पर होगा? वो पॉइंट सेम ही रहेगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो यहां पे जो डैंपिंग है वो कम है, यहां पर डैंपिंग ज्यादा है। सही बोला? इधर से इधर जा रहे हैं तो डैंपिंग बढ़ रही है कि घट रही है? बताओ, फ्रॉम हियर टू हियर। बोलो अर्शिया, इधर से इधर जा रहे हैं, डैंपिंग बढ़ रही है कि कम हो रही है? डैंपिंग बढ़ रही है। डैंपिंग बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होंगे कि कम होंगे? यहां से यहां पर जाने पर वैल्यू ऑफ बी डिक्रीजेस। और अगर मैं कह दूं कि मान लो डैंपिंग 0 हो जाए, लेट अस सपोज इफ आई से डैंपिंग 0 हो जाए, तो अगर ये 0 हो गया, ये तो पहले से ही 0 है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इफ द वैल्यू बिकम्स 0, इन दैट केस एम्पलीट्यूड्स विल बी इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन विल बी इनफाइनाइट। तो ये कब है? जब b का वैल्यू 0 हो। तो प्रैक्टिकली ऐसा तो होता ही नहीं है, डैंपिंग थोड़ा बहुत तो होता ही है ना? तो इसके बेसिस पे आप सारे बेसिक पॉइंट्स को समझ सकते हो। नोट कर लो इसको जल्दी। हो गया बेटा? Yes. तो आपको रेजोनेंस का मतलब समझ में आ गया, आपको फोर्स्ड वाइब्रेशन का मतलब समझ में आ गया, आपको डैंपिंग का मतलब समझ में आ गया। अब हम वापस से वेव्स पर आ जाते हैं। तो वेव्स में हमको डिस्कस करना था रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना? सो पुट द हेडिंग एज रेजोनेंस ट्यूब। ये जो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ये बेसिकली क्या है, इस चीज को अपने को समझना है। ठीक है? तो इसका जो डायग्राम होता है, जो अरेंजमेंट होता है, दैट इज समवॉट लाइक दिस। एक ये ट्यूब हो गया, और इस ट्यूब को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं टू अनदर डिवाइस,
जहां पर the arrangement is somewhat like this. अब obviously इसको कनेक्ट करने के लिए अपन ने एक स्टैंड लगा दिया और इसको कनेक्ट करने के लिए अपन ने एक स्टैंड लगा दिया। यहां पर स्केल मेजरमेंट है, कुछ डिविजन्स किए जाते हैं। फ्रॉम दीज डिविजन्स वी आर एबल टू मेजर सर्टेन थिंग्स। हम रीडिंग्स को नोट करते हैं फ्रॉम दीज डिविजन्स। ठीक है, द अरेंजमेंट इज समवॉट लाइक दिस। यहां पर इसमें क्या होता है, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इस पूरी ट्यूब में पानी भरा रहता है। इट इज फिल्ड विद वाटर। वाटर फिल्ड है और हम क्या करते हैं, हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेकर के आते हैं और इस ट्यूनिंग फॉर्क को यहां पर वाइब्रेट कराते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करती है और यहां पर हम इस वाटर लेवल को ऊपर या नीचे ले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, और चेक करते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो अरेंजमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ इस वाटर लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए यूज होता है। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का कोई और काम नहीं। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब, क्योंकि जो मतलब है वो सिर्फ इस ट्यूब का मतलब है ना। तो अब बेसिकली होता क्या है, आप ये देखो, यहां पर जब ये ट्यूनिंग फॉर्क है तो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा। इसका कुछ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं होगा बेटा। मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी f0 है। अब मैंने इसको वाइब्रेट कराया और इसको वाइब्रेट कराया तो यहां पे जो एयर प्रेजेंट है, दिस एयर विल ऑल्सो स्टार्ट सम वाइब्रेशन। और ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप, बताओ। वाटर लेवल है ना, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा। तो इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम इन दिस। जब रेजोनेंस होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो बेटा, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सकते हो। आप सभी पानी भरने जाते हो, एक्वागार्ड से पानी भरने के लिए, बॉटल में पानी भरने के लिए बॉटल सामने रख देते हो और कुछ काम करने लग जाते हो, मोबाइल देखने लग जाते हो। थोड़े टाइम बाद आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि भाई पानी भर गया है, इवन दो यू आर नॉट लुकिंग एट इट। क्यों, कैसे समझ में आ जाता है बताओ। पानी बाहर गिरने की आवाज आती है। पानी बाहर गिरने की आवाज आती है, बाहर तो बाद में गिरेगा, उससे पहले समझ में आ जाता है कि भरने वाला है भाई, भरने वाला है। पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है। क्यों चल जाता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। जब बिल्कुल खाली होता है तो अलग तरीके की आवाज आ रही होती है, थोड़ा सा भर जाता है तो अलग आवाज आने लगती है, थोड़ा और भर जाता है तो अलग आवाज आने लगती है। क्यों आने लगती है अलग आवाज, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली चेंज होती जाती है। होती है कि नहीं होती है बेटा। तो जब और इसको ऐसे समझो, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओपी क्या होता है, V/4L, यही तो होता है ना। अब अगर आप लेंथ को चेंज करोगे, सोचो, जस्ट इमेजिन, लेंथ अगर चेंज करोगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो फिक्स है ना एयर में,
तो अगर लेंथ चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा। लेंथ को घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे पानी भरता जाता है ट्यूब में, बॉटल में, आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो पतली होती जाती है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है, आवाज पतली होती जाती है। होती है कि नहीं होती है? जब बिल्कुल खाली होता है तो अलग तरीके की आवाज आती है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो जो आवाज है उसमें पतलापन आ जाता है, शार्पनेस आ जाती है। और पतलापन या शार्पनेस आने का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। यही सेम सिचुएशन यहां पर होता है। जैसे ही ये वाइब्रेट कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो बहुत तेज साउंड आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मैचेस विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर, इट विल रिजल्ट इन अ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल बिकम लार्ज। और एम्पलीट्यूड अगर लार्ज हो गए तो ऑब्वियस सी बात है हमको ज्यादा तेज साउंड सुनाई देगी कि नहीं सुनाई देगी? हाँ जी, तुम लोगों को जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है। यस सर। हाँ बच्चा। सर जो आपने अभी बताया ना कि फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, किसकी करेगी सर वो? किसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करेगी बताओ? और कौन है वाइब्रेट करने वाले? दो ही तो हैं। जी सर। एक तो ट्यूनिंग फॉर्क और दूसरा सीओपी। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही, होती है क्या? नहीं होती है। इसकी तो फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। चेंज किसकी हो रही है? सीओपी की। कैसे चेंज हो रही है? हम इस लेंथ को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अगर हमने लेंथ को बढ़ाया तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लेंथ को घटाया तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जिस टाइम पे इस सीओपी की फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर गई, उस टाइम पे सीओपी के जो एम्पलीट्यूड हो रहे हैं, एयर के वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं, वो एयर के वाइब्रेशंस लार्ज हो जाएंगे। मतलब साउंड जो है वो लार्ज आ जाएगा। और उस लार्ज साउंड के बेसिस पे हम समझ जाएंगे कि भैया रेजोनेंस हो गया। और जिस पॉइंट पे रेजोनेंस हुआ उस पॉइंट की रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। इतना चीज समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? तो अब एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट क्या है एक्सपेरिमेंट में? एक ही चीज हो रही है भैया, रेजोनेंस हो रहा है। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको दिखे रेजोनेंस हो रहा है, मतलब क्या करना है? सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अनदर। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होने का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई। ठीक है ना? तो जब फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो ऑटोमेटिकली एम्पलीट्यूड लार्ज होंगे। अब हमें फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को समझना है। तो अब हम इसकी मैथमेटिक्स पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है? तो इसमें नोट कर लो 3 पॉइंट्स है। पहला चीज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओपी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड और ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे की जा सकती है? बाई चेंजिंग द वाटर लेवल। चेंजिंग वाटर लेवल इन द ट्यूब। This is the first point that you have to remember. Second thing, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो there will be a situation when the resonance will take place. लेकिन इसके साथ साथ एक भी चीज भी ध्यान रखनी है कि जो रेजोनेंस होगा उस रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी तो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज फिक्स्ड। frequency of tuning fork is constant, and third thing is resonance
will occur when frequency of closed organ pipe is equal to frequency of tuning fork. ये 3 पॉइंट्स हमको इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखने हैं। नोट कर लो इसको, फिर हम आगे इसकी मैथमेटिकल एप्लीकेशंस पे जाते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलेज बनेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखें, इस एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन आ सकता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो यहां पे हमको इस चीज को अच्छे से समझना है। इसकी सीधी सीधी डायरेक्ट वैल्यूज पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को, इसको डील करने को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे फॉर्मुलेटिकली चेक करेंगे। हो गया बेटा? यस सर। तो लेट अस टेक द फर्स्ट कंडीशन। इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझते हैं पहले बेटा। हमने अभी देखा था रेजोनेंस कब हो रहा है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, तभी तो हो रहा है ना। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है बेटा, n टाइम्स ऑफ v अपॉन 4l, यही होता है ना बेटा। आप कहोगे सर ये n टाइम्स कहां से आ गया? हम फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो हार्मोनिक्स तो आएंगे ना उसमें। कौन से हार्मोनिक्स आते हैं? ऑड वाले। तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? द वैल्यू ऑफ n विल बी ऑड। तो ये n टाइम्स v ऑफ 4l इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क दैट इज फिक्स्ड f0। एनी प्रॉब्लम विद दिस? अब ध्यान देना बेटा, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो n अपॉन l इज इक्वल टू क्या हुआ? कैन आई राइट इट एज इट इज इक्वल टू 4f0 डिवाइडेड बाई v। f0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो फिक्स हैं। इसका मतलब n बाई l इज ऑल्सो फिक्स्ड, मतलब कांस्टेंट। इट मींस n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। मतलब अगर हम ऑर्गन पाइप की लेंथ बढ़ाएंगे तो साथ ही साथ हार्मोनिक्स भी बढ़ेंगे फॉर रेजोनेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर कभी भी रेजोनेंस हो रहा है और एक फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो दूसरे को अगर हम चेंज करते हैं तो ये ध्यान रखेंगे, लेंथ क्यों बढ़ाएंगे तो हार्मोनिक्स बढ़ेंगे, और लेंथ अगर कम होगी तो हार्मोनिक्स कम होंगे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। ये सिचुएशन रहेगी कभी भी किस कंडीशन में? जब एक जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस कंडीशन वाली, दोनों फ्रीक्वेंसी में से एक हमेशा फिक्स हो, तब। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ हार्मोनिक्स विल बी डिपेंडेंट ऑन l। इतना चीज समझने के बाद अब हम आते हैं रेजोनेंस ट्यूब पे। तो रेजोनेंस ट्यूब में अगर हम कहें तो हमारे पास जो ट्यूब था, पहली कंडीशन लेते हैं रेजोनेंस ट्यूब के लिए। ये अपने पास एक रेजोनेंस ट्यूब है, एंड लेट अस अज्यूम कि यहां पर जो वाटर लेवल है, द वाटर लेवल इज फिल्ड अप टू दिस लेवल। इस लेवल तक वाटर फिल्ड है। ठीक है, इस लेवल तक वाटर अगर फिल्ड है तो इसका जो
लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप हुआ, लेंथ तो वो यही हुआ ना बेटा, यहां से यहां तक। और मान लेते हैं इस लेंथ पर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस मिलता है। ये मतलब मिनिमम लेंथ है जिस पर हमको रेजोनेंस मिलेगा। मिनिमम लेंथ होने का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो रेजोनेंस मिलेगा वो रेजोनेंस किससे मिलेगा बेटा, रेजोनेंस विल बी देयर ड्यू टू रेजोनेंस विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने लूप बन रहे होंगे बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो आधा लूप ही बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। और ये लेंथ हमने L1 मान ली, मतलब ये हमारे लिए फर्स्ट रीडिंग है। तो बताओ हम क्या लिखेंगे बेटा, लेमडा बाई 4। ये सेपरेशन कितना होता है बेटा, ये नोड ये एंटी नोड कितना सेपरेशन हुआ, लेमडा बाई 4। दिस इज इक्वल टू L1 प्लस E। अब इस E पॉइंट पर आते हैं, व्हाट इज दिस E, ये E क्या है। अगर हम कोई भी एक ऑर्गन पाइप की बात करें तो लेट अस से वी हैव वन ऑर्गन पाइप विच इज समवॉट लाइक दिस। ये ऑर्गन पाइप है, इसका जो लेवल आपको दिख रहा है एक्चुअल में ये लेवल इट इज समवॉट लाइक दिस। ये इसका मेन लेवल है ना, यहां पर मतलब ये ओपन है तो इस एंड तक ओपन है। अब जब एयर के जब वाइब्रेशंस होते हैं तो एयर के वाइब्रेशन में जो एंटी नोड बनना चाहिए वो एंटी नोड इस पॉइंट पे ना जाकर के एक्चुअल में थोड़ा सा अलग से बनता है, मतलब थोड़ा बाहर बनता है। और इस बाहर वाली जो लेंथ है इस लेंथ को ही हम ई बोलते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन का मतलब है कि जिस एंड पे ओपन होगा उस एंड पर जो एंटी नोड है वो एंटी नोड एग्जैक्टली एट द एंड ना बन करके वो थोड़ा सा आगे बनेगा। क्यों, क्योंकि जो भाई जहां पर एंटी नोड है वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने के लिए जो सरफेस है जो कॉर्नर है वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ ना कुछ एयर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ सम एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। तो जो मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम होना चाहिए था एट द कंटेनर आउटसाइड लेवल, जो मतलब टॉप मोस्ट लेवल है उस पे ना जाकर के थोड़ा सा बाहर निकलने पे एटम पूरे फ्री होते। तो इसलिए ये एक एंड करेक्शन हमें रखना पड़ता है फॉर द प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो अगर एंड करेक्शन हम काउंट करते हैं तो ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक ही ओपन एंड होता है, तो ऑर्गन पाइप की जो इफेक्टिव लेंथ है वो सीओपी में क्या हो जाएगी, एल प्लस ई। और अगर ओपन ऑर्गन पाइप होगा तो उसमें ऊपर भी ई और नीचे भी ई, तो टोटल कितना लेंथ बढ़ जाएगा, 2e बढ़ जाएगा। तो उसके हिसाब से लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होता है वो हो जाता है L प्लस ई, और लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, L प्लस 2e। तो ये E का मतलब समझ में आया ना बेटा, दिस E इज एंड पॉइंट करेक्शन। और ये एंड पॉइंट करेक्शन क्यों आता है, क्योंकि जो एंटी नोड्स ओपन एंड पे बनना चाहिए वो वहां ना बन के उस ओपन एंड से स्लाइटली ऊपर बनता है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये पहली कंडीशन थी। अब बेटा हमको फंडामेंटल में रेजोनेंस मिल गया, अब हमें चाहिए अगली फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस। सोचो अगली फ्रीक्वेंसी मतलब हम हार्मोनिक्स बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं बेटा, वी आर इंक्रीजिंग हार्मोनिक्स। तो अब फर्स्ट के बाद कौन सा हार्मोनिक आएगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, कौन सा हार्मोनिक आएगा, थर्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो थर्ड हार्मोनिक अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हार्मोनिक्स अगर बढ़ा रहे हो तो लेंथ भी क्या होगा, लेंथ भी बढ़ेगा। तो अगली जो सिचुएशन आएगी उस अगली सिचुएशन में
वी विल गेट द कंडीशन, ये हमारे लिए ऑर्गन पाइप हो जाएगा, दिस इज द ऑर्गन पाइप फॉर अस। और यहां पर जो वाइब्रेशन है, अगला हार्मोनिक मिलेगा, तो अगला हार्मोनिक मान लेते हैं इस लेंथ पर मिल रहा है, तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज L2 नाउ। और यहां पर जब अगला वाइब्रेशन अगला हार्मोनिक का मिलेगा, तो अगला हार्मोनिक मतलब एक लूप एक्स्ट्रा बन जाना, तो एक लूप एक्स्ट्रा बना दो भाई, पहले आधा लूप था, अब कितना हो जाएगा भाई, अब जाकर के ये थोड़ा आगे ले जाओ, इधर से थोड़ा आगे लेकर के आए और ये एक लूप बना दिया, दिस विल बी द कंडीशन। होगा कि नहीं होगा बेटा? तो बताओ इसके लिए क्या लिखोगे, कितना लेंथ हुआ, ये हुआ लैम्डा बाई 2, ये हुआ लैम्डा बाई 4, कितना हो गया टोटल लेंथ, 3 लैम्डा बाई 4। तो सेकेंड सिचुएशन के लिए हम लिखेंगे 3 लैम्डा अपॉन 4 इज इक्वल टू L2 प्लस E। ठीक है ना? मान लो अगर मैं आपसे कहता कि थर्ड हार्मोनिक की जगह फिफ्थ हार्मोनिक बन रहा है, तो बताओ फिर आप क्या करते? थर्ड हार्मोनिक के लिए 3 लैम्डा बाई 4 आ रहा है ना, फिफ्थ हार्मोनिक के लिए कितना आता, 5 लैम्डा बाई 4, सेवेंथ हार्मोनिक के लिए कितना आता, 7 लैम्डा बाई 4। तो बस चेंजेस जो क्वेश्चन में आएंगे वो इस तरीके से आ सकते हैं। आपको बोला जा सकता है कि पहला जो रेजोनेंस लेंथ है वो फंडामेंटल है और दूसरा थर्ड हार्मोनिक है। अब क्वेश्चन चेंज कैसे कर सकते हैं, दे कैन आल्सो आस्क यू कि पहला रेजोनेंस जो हुआ वो लेट अस से थर्ड हार्मोनिक पे हुआ और दूसरा रेजोनेंस जो हमने देखा वो लेट अस से सेवेंथ हार्मोनिक पे देखा। तो अब आपकी ये जो वैल्यूज है वो कैसे चेंज हो जाएंगी, पहला अगर थर्ड हार्मोनिक पे हुआ तो ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4 और दूसरा सेवेंथ पे हुआ तो कितना हो जाएगा बेटा 7 लैम्डा बाई 4। तो ये वैल्यूज चेंज होंगी। एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ जी। अच्छा, तो इस वैल्यू के लिए अगर हम बात करें, इस वैल्यू के लिए हमको देखें तो क्या हम यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा? इन दोनों को माइनस कर दो तो आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? यू विल राइट इट एज, माइनस करो दोनों को तो यू विल गेट इट एज लेमडा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ई से ई कैंसिल हो गया, L2 माइनस L1, मतलब लेमडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। और अगर वेवलेंथ आपको मिल गई, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है भाई, फ्रीक्वेंसी कौन सा है, फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस हो रहा है वो तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पे ही हो रहा है, तो हम यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वी कैन राइट इट एज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इनटू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। Is that understood? Yes, sir. यहां से हम चाहें तो एंड करेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड करेक्शन? भाई दो इक्वेशन है, दो को सॉल्व करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो एंड करेक्शन निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? कैलकुलेट कर लो जरा एंड करेक्शन, पहले इसको नोट कर लो फिर हम एंड करेक्शन कैलकुलेट कर लो।
हो गया बेटा? डन 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 डन। हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी बेटा? यू हैड एन इक्वेशन लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L1 प्लस ई एंड 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L2 प्लस ई। तो यहां से अगर हमको ई निकालना हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लिख देंगे 3 टाइम्स ऑफ L1 प्लस ई इज इक्वल टू L2 प्लस ई। मतलब यहां से we can write it as 2e is equal to L2 minus 3L1, और यहां से e निकाल सकते हैं L2 minus 3L1 divided by 2। इसी एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकली एंड करेक्शन की वैल्यू निकाली गई, which is generally equal to 0.6 times of R, where R is radius of organ pipe। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इफ वी टॉक अबाउट, तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली देखा जाए, दिस एक्सपेरिमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एज वी टॉक अबाउट फिजिक्स सिचुएशन, क्योंकि यहां से हमने एक्सपेरिमेंटली ही ये वैल्यू कैलकुलेट की है 0.6 आर। ई की वैल्यू कितनी होती है? 0.6 आर। ठीक है ना बेटा? यस सर। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसको आप डील कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए एंड पुट द हेडिंग एज डॉपलर्स इफेक्ट। हो गया बेटा? तो अब आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, और डॉपलर इफेक्ट खत्म करके वी विल फिनिश अप द वेव पार्ट, है ना? तो कल की क्लास में वंस अगेन डॉपलर इफेक्ट इज वन सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एक क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। सो इट इज वन सेशन जहां से आप मान के चलो 99% चांसेस है एक क्वेश्चन आ रहा है इस बार। ठीक है, तो इस सेशन को डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन गुड लक, बाय बाय।